हाय माय डियर स्टूडेंट, मैं चंद्रदीप गर्ग आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अल्फ़ा क्लासेस 111 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एक अहम टॉपिक कक्षा 10 की रसायन विज्ञान में हम शुरू करेंगे अम्ल, क्षार और लवण की। तो आज हम चर्चा करेंगे अम्ल की, लेकिन इसके पहले इस वीडियो के बारे में कुछ चीज़ें जान लीजिए। सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को पूरी तरह देखिए और बारीकी से देखिए कि कहाँ क्या चीज़ों पर, किन चीज़ों पर जोर दिया गया है। जोर देने का मेरा आशय ये है कि कहीं ना कहीं हम लोग इस कंडीशन में रहते हैं या इस स्थिति में रहते हैं कि हम लोगों को सही चीज़ों में जो कॉन्सेप्ट होना चाहिए उस कॉन्सेप्ट के अलावा हम लोग रट्टाफिकेशन पर ध्यान देते हैं, रटने लगते हैं। भाई एक दो क्वेश्चन हो, एक दो चैप्टर हो, चलो हम रट लेंगे, लेकिन एक बड़ा सिलेबस हम रट नहीं सकते। तो हमें कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है, कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है। तो कॉन्सेप्ट कैसे समझ में आएगा आज हम चर्चा करेंगे। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि जब आप कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में बैठेंगे तो ये एक ऐसा महत्वपूर्ण चैप्टर है जिससे अक्सर क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम बात करेंगे अम्ल, क्षार और लवण की। अम्ल को अंग्रेजी में एसिड कहते हैं, क्षार को बेस कहते हैं और लवण को साल्ट कहते हैं। खैर, किसे क्या कहते हैं उससे बेहतर है हम ये जानें कि अम्ल को कैसे हम परिभाषित करेंगे या अम्ल शब्द आया कैसे है। तो अम्ल शब्द जो है या अम्ल जो है, जैसे ही हम लोग अम्ल की चर्चा करते हैं तुरंत अम्ल का मतलब ये होता है खट्टापन, गांव में भी या किसी भी स्तर पर। तो अम्ल लैटिन शब्द के एसिड्स से लिया गया है जिसका अर्थ होता है खट्टा। अगर कोई पूछे अम्ल को डिफाइन करिए या अम्ल शब्द के बारे में, तो अम्ल लैटिन शब्द के एसिड्स से लिया गया है जिसका अर्थ है खट्टा। एसिड्स इस शब्द का अर्थ है खट्टा। चलिए, ये तो बात हो गई। अब ये और कहाँ, तो बहुत सारे फलों में अम्ल पाई जाती है। ध्यान देना, बहुत सारे फलों में अम्ल पाई जाती है और बहुत सारे पेय पदार्थ में, बहुत सारे मतलब खाने पीने के बहुत सारे ऐसे वस्तुएं हैं जिनमें अम्ल पाई जाती है। अम्ल हमारे भोजन को पचाने में भी, मतलब कह सकते हो ये जो जैविक क्रिया होती है उसमें भी भाग लेती है। अब इसकी परिभाषा पर हम चर्चा करें तो हमने एक सिद्धांत को दिमाग में रखते हुए परिभाषा आप लोगों को बताने का प्रयास किया है, आर्हेनियस का सिद्धांत। क्या है आर्हेनियस के अनुसार? अम्ल वह पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में या जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। हाइड्रोजन आयन मतलब H+, दो H+ भी होता है, H- भी, ठीक है, वो बाद में चर्चा होगी। तो H+ हाइड्रोजन आयन देते हैं, इसके अलावा और कोई भी धन आयन नहीं देते। ध्यान दीजिए, आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार अम्ल वह पदार्थ हैं जिनके जलीय विलयन में या जो जल में घुल करके H+ आयन या हाइड्रोजन आयन देते हैं, इसके अतिरिक्त कोई धन आयन नहीं देते, इन्हें हम अम्ल कहते हैं। तो अम्ल की परिभाषा एक बार फिर से, चलिए इसको मिटाते हैं। अम्ल है क्या? अम्ल की परिभाषा ध्यान दीजिए, हम बात करेंगे अम्ल की। तो आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार अम्ल वह पदार्थ होते हैं जिनके जलीय विलयन में, ध्यान देना,
जलीय विलयन में या जो, ऐसे लिखिएगा, ऐसे लिखिए, जो जल में वियोजित होकर, ऐसे वियोजित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। अब हाइड्रोजन आयन इस पर H+ होगा। ये कैसे आता है? हमने कई बार बताया है कि जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उस पर धन आयन, तो हाइड्रोजन आयन देते हैं। इसके अतिरिक्त, ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है, इसके अतिरिक्त कोई भी धन आयन नहीं देते हैं। मतलब साफ है, कह सकते हो कि अम्ल वह पदार्थ हैं जिनके जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन प्राप्त होता है। एक लाइन में कि अम्ल वह पदार्थ हैं जिनके जलीय विलयन में केवल हाइड्रोजन आयन प्राप्त होता है। अब बात आई, हाँ ध्यान से, ये आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार है, आर्हेनियस के अनुसार। अब बात आई अम्लों का वर्गीकरण, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अम्लों का वर्गीकरण का मतलब सीधे सीधे बंटवारा। तो भाई सीधे सीधे बंटवारे का मतलब हम लोग ऐसे अगर देखा जाए तो बहुत सारे प्रकार के आप कह सकते हो, है ना। लेकिन अगर वैज्ञानिक तर्क से कहा जाए तो 2 प्रकार के होंगे। एक कंडीशन होती है, जैसे एक ऐसा होगा कि जल में घुलकर पूर्ण रूप से घुल जाए पदार्थ और H+ आयन दे दे। ध्यान से सुनिएगा। एक तो कंडीशन ये होगी कि वो वियोजन के आधार पर कह सकते हो 2 प्रकार के होते, पूरी तरह से घुल जाए, है ना, और पूरी तरह से घुलने के बाद हाइड्रोजन आयन दे, एक ये हो गया। एक ऐसा भी होता है कि बहुत पूरी तरह से ना घुले, अल्प घुले, अल्प घुलनशील। तो पूरा घुल गया तो प्रबल अम्ल, कम घुला तो दुर्बल अम्ल। तो वर्गीकरण में अगर देखा जाए तो वियोजन के आधार पर अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रबल अम्ल और नंबर 2 पर है दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको नोट करिए, फिर आगे बताते हैं। चलिए, अब मैं बात करूंगा प्रबल अम्ल की। हेडिंग सब लोग डालिएगा, प्रबल अम्ल। प्रबल का मतलब सीधे सीधे वह पदार्थ जो जल में पूर्णतया वियोजित हो। ठीक है, वह पदार्थ जो जल में पूर्णतया पूरी तरह वियोजित हो जाए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, वह अम्ल जो जल में पूर्णतया वियोजित होते हैं, वियोजित हों, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका H2SO4, HCl, HNO3 etc। अब बात है प्रबल अम्ल, हमने बताया था कि जो जल में पूर्णतया वियोजित हो जाए, मतलब घुल जाए, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? प्रबल अम्ल। तो प्रबल अम्ल की श्रेणी में हमने 3 अम्ल बताया यहाँ। H2SO4, H2SO4 क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl क्या है?
सॉरी H2SO4 है सल्फ्यूरिक अम्ल, HCl है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 है नाइट्रिक। तो ये तीनों प्रबल अम्ल हैं। अब मैं यहीं पर दुर्बल अम्ल की बात करूं। दुर्बल अम्ल, दुर्बल में क्या होगा? वह अम्ल जो जल में पूर्णतया वियोजित ना हो, मतलब हों वियोजित लेकिन पूर्णतया वियोजित ना हो, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। इसमें एग्जाम्पल है HCOOH, CH3, COOH, ये सब हैं। HCOOH, CH3, COOH, मेथनोइक एथनोइक, ये सब एसिड हैं। ठीक है, यहाँ तो था प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के बारे में, और ये दोनों मेरे हिसाब से सबसे सरल और आसान भाषा में हमने बता दिया। यहाँ तक आप लोग समझ भी गए होंगे। अब मैं आगे बताऊं तो अम्लों के भौतिक गुण। ठीक है, भौतिक गुण में कुछ चीज़ें हैं जो कॉमन हैं, उनको आप बढ़िया से सुनिएगा, लिख भी लेंगे। ये पूछा जाता है क्या? अम्लों के भौतिक गुण क्या है भाई? जैसे अगर अम्ल की बात करी जाए तो आपने सीधे सीधे कहा कि खट्टे होते हैं। अम्ल के बारे में क्या कहा? अम्ल के बारे में खट्टे होते हैं। अम्ल क्या होते हैं? खट्टे। फिर आपने देखा होगा, सुना भी होगा न्यूज़ में कि फला पर एसिड अटैक हो गया और उसकी त्वचा झुलस गई। मतलब ये त्वचा को हानिकारक भी पहुंचाते हैं, त्वचा को ही क्या बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है ना। तो सबसे पहला क्या है? ये स्वाद में, ध्यान देना, खट्टे होते हैं भाई। कैसे होते हैं? खट्टे होते। दूसरा, अभी हमने कहा जल में वियोजित होना, ये भी है एक प्रॉपर्टी। ये जल में वियोजित होते हैं। वियोजित मतलब घुल जाते हैं, वियोजित होते हैं। तीसरा, ये त्वचा को हानि पहुंचाते हैं। मेरी आप सभी से होल लाइफ एक रिक्वेस्ट है कि किसी के साथ भी आपके द्वारा एसिड से संबंधित अटैक या एसिड से संबंधित कोई ऐसा दुर्व्यवहार होल लाइफ नहीं होना चाहिए, करना चाहिए और ना हो। क्योंकि हम लोग इंसान हैं, जानवर जैसी कोई हरकत या राक्षस जैसी कोई हरकत करें, ये अच्छी बात नहीं होती। क्योंकि आप तो उस तैश में आके गलती कर गए, लेकिन जिसके साथ ये गलती हुई पूरी ज़िंदगी झेलेगा। एक और इसका भौतिक गुण है, ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देती है। लिटमस पेपर लाओ, उस पर एसिड डालो और ये लाल कर देगी। ठीक है, अब बात आई अम्लों के रासायनिक गुण की। ये तो भौतिक थे, अब हम बात करेंगे अम्लों के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में क्या होता है कि अम्ल की क्रिया किससे किससे होती है, अम्ल किससे किससे क्रिया करता है, ये अम्लों के रासायनिक गुण। ठीक है, तो अम्लों के रासायनिक गुण में जैसे सबसे पहले ये क्षार से ही क्रिया कर ले, क्षार से क्रिया। ठीक है, क्षार से क्रिया का क्या मतलब है? क्षार से क्रिया करके क्या करेगी?
जब अम्ल क्षार से अभिक्रिया करती है तो लवण और पानी बनता है। ठीक है, ध्यान देना। अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। मान लीजिए मार्कर नहीं शो होगा तो आप डायरेक्ट सुन के भी लगा सकते हैं। चलो एक अम्ल लेते हैं HCl, एक क्षार लेते हैं NaOH, इसका रिएक्शन होगा तो HHO, ये सब जल बना देंगे और NaCl एक लवण है, साल्ट होगा, NaCl प्लस H2O। ये है किसी अम्ल का किसी क्षार से अभिक्रिया। दूसरा अभिक्रिया है धातु से क्रिया। जो अम्ल धातु से क्रिया करते हैं, ध्यान देना, वो H2O और एक नहीं, चलिए इसको नोट कर लीजिए, एक नहीं बहुत सारी धातुओं से क्रिया, तो लिखेंगे अम्ल विभिन्न धातुओं से, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, IMP लगा लेना, धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है। चलिए जी, Zn लेते हैं प्लस H2SO4 का रिएक्शन करवा देते हैं, तो ZnSO4 प्लस H2, सही है, हाँ सही है। अब यहाँ H2 क्या है, हमने बताया था कि धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है। चलो जी, गैस बन गई, तो एक एरो दिख रहा होगा, एक तीर दिख रही होगी, ये क्या है, ये गैसीय, जो उत्पाद आपका गैसीय अवस्था में है उसी का एक सिंबल है। आज माइक डिस्चार्ज था, बार बार इसको निकालना लगाना पड़ रहा है, कोई बात नहीं, देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन धातु ऑक्साइडों से क्रिया। ठीक है, धातु ऑक्साइडों से क्रिया, तो धातु ऑक्साइड मान लीजिए, लिख देते हैं पहले, धातु ऑक्साइडों से क्रिया। अम्ल धातु ऑक्साइडों से क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। ठीक है, यहां देखिएगा, अम्ल धातु ऑक्साइडों से क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। कौन सा, चलो MgO ले लेते हैं, जिसका रिएक्शन करा देंगे सल्फ्यूरिक अम्ल से H2SO4 से। ठीक है, चलिए देखते हैं। MgO रिएक्ट विद H2SO4, तो बनेगा क्या भाई, पहली चीज तो जल H2O निकल जाएगा, MgSO4 बचेगा क्या, हाँ, SO4 प्लस H2O, MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट, और ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये है मैग्नीशियम सल्फेट। तीन रासायनिक गुण भी हमने बता दिए, जो कि बहुत ही काफ़ी है और इम्पोर्टेंट भी है। अब आपको दो तीन बातें मेरे ध्यान से सुनना है। अम्ल क्या है, अम्ल के प्रकार, वियोजन के आधार, ये हमने बताया। ठीक है, जो वियोजित होंगे वो पूर्णतया से वो प्रबल, और जो नहीं होंगे इसके एग्जाम्पल। इसका फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत पूछा जाता है। केमिकल प्रॉपर्टी हमने 3 बताया, क्षारों से क्रिया, धातुओं से क्रिया, धातु ऑक्साइडों से क्रिया। कल मैं बताऊंगा कुछ विशेष अम्लों के उपयोग, फिर शुरू होगा आपका
क्षार। तब तक के लिए आप पूरे वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए, कमेंट में ज़रूर करिए जो भी समस्या है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।